एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा बात करते हैं, जब हम पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र करते हैं और हाल ही में होने वाली इजरायली जहरियत के ख़िलाफ़ जब हमने देखा कि पूरी दुनिया सरापा एहतजाज थी, तो एग्जैक्टली पसे पुष्ट क्या हो रहा था? क्या कुछ ऐसा भी ड्रामा रचाया जा रहा था जिसकी हमें खबर नहीं थी? हमें लगता है विद आवर लिटिल एंड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इसराइल कि ये पूरी एक ब्लैंकेट कंट्री है जहाँ पर सब लोग एक ही तरह सोचते हैं। लेकिन इफ़ इसराइल टेक्स प्राइड इन बीइंग अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, तो यकीनन इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। और नेतन्याहू की हुकूमत भी काफ़ी अरसे से वहाँ पे मुखालफत का भी शिकार है और ख़तरे में भी पड़ सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस टाइमिंग पे ये 11 दिन की जहरियत हुई, उस वक्त बहुत अनकरीब ऐसा होने वाला था कि शायद नेतन्याहू की पूरी हुकूमत का तख्ता पलट जाता। वहाँ पे बीबी और एंटी बीबी ब्लॉक्स की बात की जा रही है। ये क्या है, इसके बारे में हम आपसे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, क्योंकि ये पैंतरा और ये स्ट्रैटेजी नई नहीं है। जब अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात की जाती है, जब प्रॉक्सी वॉर और प्रॉक्सी हमले किए जाते हैं, उसके पसे पुष्ट कभी कभार तख्ता इक़्तिदार को बचाने की कोशिशें भी होती हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फलस्तीन में इस्राइली दहशतगर्दी। फलस्तीन में किए जाने वाले दहशतगर्द हमलों के पीछे तारीखी पस मंजर के अलावा क्या कोई और गेम भी खेला जा रहा है? फलस्तीन गुज़िश्ता 73 सालों से इसराइल की दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ है, मगर इस बार हमलों के पीछे वजह कुछ और सामने आ रही है। इन हमलों से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो है इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी हुकूमत खतरे में दिखाई दे रही थी। गुज़िश्ता 12 बरसों से नेतन्याहू की पार्टी हुकूमत में है और अब अपोजिशन पार्टीज ने इत्तेहाद बनाकर नेतन्याहू को हटाने की ठान ली थी, जिससे नेतन्याहू को अपनी हुकूमत जाती दिखाई दे रही थी। लेकिन हमास और इजरायली फौज के दरमियान झड़पों में शिद्दत पैदा करके नेतन्याहू की सियासत को जिंदगी मिल गई। सियासत बचाने का ये खेल इससे पहले पड़ोसी मुल्क भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी खेल चुके हैं, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कार्ड इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत बचाई थी। अच्छा जी, इसमें सबसे आगे हमें नज़र आते हैं बेनेट। अगर मैं जेरूसलम पोस्ट की आर्टिकल्स की तरफ देखती हूँ तो तकरीबन 19 अप्रैल को, यानी इन झड़पों से बिल्कुल पहले, मंडे के रोज़ यानी पीर के रोज़, नेतन्याहू को जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलना था उसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था और ये यकीनी माना जा रहा था कि उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रुखसत होना पड़ेगा, अलविदा लेनी पड़ेगी। लेकिन सूरत हाल इन 11 दिन की झड़पों में बिल्कुल बदल गई, बिकॉज जिस तरह एक नेशनल ईथोस होते हैं, एक कंट्री की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है सोसाइटी की, जिस तरह इन हमलों से एक खौफ की सियासत को, एक खौफ की फ़िज़ा को रचाया गया। अब आप सारे के सारे जो नुक्ते हैं उनको मिलाकर देख सकते हैं कि जिस तरह ये बताया गया कि इज़राइल एक तरफ है और पूरी दुनिया दूसरी तरफ है, यानी जो प्रोटेस्ट मार्च निकल रही थी पैलेस्टीन की फेवर में, उसने बिल्कुल एक रवैया लोगों का बदल कर रख दिया, समाजी रवैया बदल कर रख दिया इज़राइल में, क्योंकि वहाँ के 20 लाख लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हुई थी। ना सिर्फ उन्होंने हमास के हमलों को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा करके दिखाया, बल्कि ये भी बताया कि वी आर दी ओनली जूइश स्टेट और दुनिया एक तरफ है और इजराइल को इनके खिलाफ लड़ना है। ऐसी सूरत हाल में एवरीबडी वाज टोइंग द लाइन और ओबीडियंस उनके लिए कंपल्सरी हो गई। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी लिमिटेड है सर इजराइल की पॉलिटिक्स के बारे में। आप क्या कहेंगे, ये बीबी ब्लॉक और एंटी बीबी ब्लॉक की सियासत तो नहीं है जो दुनिया के सामने रचाई गई और हम समझ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीन और इजराइल का मामला है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीन और इजराइल के मामले से काफ़ी बड़ा मामला है। ये इसको अगर बिगर फ्रेमवर्क में देखा जाए तो ये गठजोड़ है, ये नेक्सस है जिसके तहत इजराइल को यहाँ लाके कायम किया गया और इसकी शाखसानी और इसकी हिस्ट्री बहुत पीछे जाती है। 1897 से इसकी हिस्ट्री जाती है जब ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई। वहाँ एक मास्टर प्लान बनाया गया, वहाँ ये डिसाइड किया गया कि इजराइल को यहाँ बनाया जाएगा, एक मुल्क बनाया जाएगा। वहाँ बेलफास्ट जो एकॉर्ड है वो उसी का शाखसाना है। वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसमें,
लेकिन आपके मैं इस मौजूदा मौजू पर कोशिश करूंगा कि रहूं। और उसका अगर पैराहे में देखा जाए तो अमेरिका ने इसराइल के कायम होने से लेके, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसमें ज़्यादा मदद की थी, लेकिन ब्रिटिशर्स को इस मामले में फैसिलिटेट करने के लिए भी अमेरिका ने की थी। और उस वक्त से लेके अब तक, और मैंने आपको पहले ही पहला रेफरेंस पॉइंट दे दिया 1897 का, ज़ायनिज़्म स्विट्ज़रलैंड में जब इसकी बुनियाद रखी गई थी, और उसके बाद उसकी इतना बेहतरीन इन्होंने अपने तौर पर ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने एक नेटवर्क बिछाया अमेरिका में, यूके और बहुत सारे ममालिक में, जिसमें इस वक्त अमेरिकन एम्बेसडर साहब, मैं चाहूंगी कि हमारा जो मौजूदा मौजू है, मैं ये जो 11 दिन की जाहरियत रही है, इसको नेतन्याहू की अपनी सियासत के पैराहे में देखना चाहूंगी, क्योंकि 19 अप्रैल को जेरूसलम पोस्ट कहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करने के बाद नेतन्याहू की प्राइम मिनिस्टरशिप शदीद खतरे में थी। तो 11 दिन में अब हम देखते हैं कि सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। जो उनके हामी नहीं भी थे, इस वक्त जो सूरत हाल है हमास के खिलाफ या फ़लस्तीन के खिलाफ, उनकी जारियत को सराहा जा रहा है इन द लोकल कॉन्टेक्स्ट। इस पर मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय ज़रूर दें। देखिए, ज़ाहिर वो सियासतदान है, और सियासतदान जिस तरह मोदी ने ये कार्ड इस्तेमाल किया था मुसलमानों का वाला, उसी तरीके से नेतन्याहू ने इसको इस्तेमाल किया। लेकिन इसकी जो अगर इसकी सीढ़ियाँ जो मिलती हैं वो पिछले 73 सालों से, जब से इसराइल कायम है, कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, दर्जनों दफ़ा ही हुआ है। 2014 में 2014 में तकरीबन इससे 5 गुना ज़्यादा शहादतें हुई थी और सिर्फ 10 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ था, और उसके बाद भी जो झड़पें होती रहीं, तो यकीनन फायदा हुआ है। और या नेतन्याहू का जो करप्शन का केस था, उसमें तो उनको जेल तक हो सकती थी, उसकी वजह से उनको साई ऑफ रिलीफ मिल गया है। जमील, एक जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जैसे ही इन झड़पों का आगाज़ हुआ तो मिकी ज़ोहार, जो कि कहा जाता है कि नेतन्याहू के प्रॉक्सी के तौर पे अक्सर सामने आए हैं, ही इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने बाकायदा कहा कि इस वक्त जो राइट विंग पार्टीज़ हैं, जिसमें शुमार किया जाता है यमना और सार का, इसराइल का, उनके लिए ये बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़रूरी है कि वो नेतन्याहू की लीडरशिप को और हुकूमत के इन फैसलों को मानते हुए हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट दें। और सियासत का रंग कुछ इस तरह बदला कि बेनेट ने और लपीद ने, जो कि वहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस और कंटेंडर्स माने जा रहे थे, उन्होंने भी फुल सपोर्ट का ऐलान किया टूवर्ड्स नेतन्याहूज़ पॉलिसीज़। तो अब आने वाले दिनों में आप इसराइल की सियासत का किस तरफ रुख जाता हुआ देख रहे हैं? नहीं, नेतन्याहू को जिस तरह इस दफ़ा उन्होंने 11 दिन में जारियत की है और जुल्म बर्बरियत की है, तो ये एक पूरी इजराइल की, अगर जब से कायम हुआ है, मैं दोबारा कहूँगा, तो जुल्म बर्बरियत पे ही कायम हुआ है। और उस लिहाज से तो 232 जो अफराद शहीद हुए हैं फ़लस्तीनी, बेगुनाह और निहत्ते फ़लस्तीनी जो शहीद हुए हैं, जिसमें कि 67 के करीब बच्चे भी हैं और ख़वातीन भी हैं। ये सारी की सारी दुनिया एक तरफ, इजराइल एक तरफ। और आपने जनरल असेंबली की स्पीच में इजराइल के मंदूब की भी आपने बात देख ली, तो बात सिर्फ ये है कि अब तो जो उनकी अपोजिशन में भी लोग थे, वो गो के कुछ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। Exactly. उनका ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है इस हमले के बाद। जब हम खौफ की सियासत देखते हैं, इसके हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी कहा जाता था कि द पॉलिटिक्स ऑफ फियर और ये अल्ट्रा नेशनलिज्म। मुझे बताइएगा कि इस पूरे खित्ते में जब बात की जाती है मिडिल ईस्ट की अमन कायम करने की, एम्बेसडर जमील, तो क्या दुनिया का अब एक प्रेशर बनेगा इसराइल पे कि वहाँ पे भी एक बैलेंस्ड ओपिनियन आए? यानी क्या वहाँ पे खौफ की सियासत हर दफ़ा हावी रहेगी और वो जाहरियत को एक तरह से एक लीवे देती रहेगी, या आपको लगता है कि अब दुनिया का कॉन्शियंस और इतनी सारी प्रोटेस्ट होने के बाद जो इसराइल में मौजूद लेफ्ट विंग है, जो थोड़े अमन पसंद लोग हैं, उनकी आवाज़ को भी तक़वियत मिल सकती है, वो भी स्ट्रेंथन हो सकती है? ये तो जो अगर इसको सिर्फ देखा जाए आवाज़ दुनिया की आवाज़ तो यकीनन जो मजलूम लोग हैं उनके साथ रही, फ़लस्तीनियों के साथ रही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग 3 दफ़ा जिस ज्वाइंट स्टेटमेंट को रुकवाया गया, यानी कि वीटो किया गया अमेरिका की तरफ से, वो भी तो दुनिया के अहम तरीन ममालिक 15 मेंबर्स, जिसमें से 14 तकरीबन कह रहे थे कि जंग रुकवाई जाए और इसराइल की मजम्मत की जाए, वो नहीं हो सका। तो लिहाजा 2003 में भी जब इराक पे चढ़ाई की गई थी, तो पूरी दुनिया में इससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा प्रोसेशंस और जुलूस जलसे निकले थे, लेकिन जिन लोगों ने काम करना था उन्होंने कर लिया। ये बात दुरुस्त है कि दुनिया चाहेगी, लेकिन दुनिया मजबूर भी है। जिस किस्म का एक शिकंजा है
जिस शिकंजे के तहत दुनिया के ये फैसले होते हैं, खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स जब वीटो कर देते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग एम्बेसडर साहब शायद ये नहीं जानते कि इजराइल में भी एक इस्लामिस्ट पार्टी है राम के नाम से, RAAM, और इसके लीडर माने जाते हैं मंसूर अब्बास। इन 11 दिन की झड़पों से पहले समझा जा रहा था कि ही इज द साइलेंट किंग मेकर, और गवर्नमेंट फॉर चेंज का जो कोएलिशन बन रहा है, जो एक बयानिया बन रहा है कि अब एक लेफ्टिस्ट या सेंटर लेफ्ट के लोगों को पावर में आना चाहिए। नेतन्याहू ने बहुत नुकसान पहुंचाया है दुनिया में इजराइल की साख को, अब ऐसा लग रहा है कि वो न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो अरब ममालिक, जो मुसलमान ममालिक इजराइल से बेहतर कर रहे हैं अपने ताल्लुकात, इस्तवार कर रहे हैं, शायद उनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है टूवर्ड्स दिस इस्लामिस्ट पार्टी और टूवर्ड्स द लेफ्ट विंग जो कि इजराइल में प्रेजेंट है? नहीं, उनका इन्फ्लुएंस तो सिर्फ ये हुआ है कि 2016 में जब ट्रंप आए और जब 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ, तो उसके बाद उसकी मैं आपको शिक बता देता हूँ। उस शिक के जो पहले सफ़े में जो ये एग्रीमेंट है, उस पहले सफ़े में दिया गया है कि हम इसकी फ़लस्तीन का और इजराइल का एक नेगोशिएटेड सलूशन हम तलाश करेंगे, यानी कि यूएई और इजराइल और अमेरिका मिलके। और उसके तकरीबन 7वें आर्टिकल में लिखा हुआ है उसी एग्रीमेंट में, सिर्फ इस वक्त एग्रीमेंट की क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं एग्रीमेंट का जिक्र कर रहा हूँ। 7वें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अमेरिका को शामिल करके इस मिडिल ईस्ट के पीस के सोल्यूशन के लिए हम, और पीस का सोल्यूशन ट्रंप ने बता दिया था कि हम एक वन स्टेट सोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं, और उसके तरफ पहला उन्होंने पत्थर रख दिया था जब 2017 में उन्होंने टेल अवीव से कैपिटल अपना शिफ्ट किया था। तो ये पूरा ग्रेटर इजराइल का जो मास्टर प्लान बनाया था, जिसका कि मैंने आपसे जिक्र किया, ज़ायोनिज़्म की तहरीक जब रखी गई, तो ये उस हिसाब से अनफोल्ड हो रहा है। तो आपके सवाल का जवाब ये है, ऑल्टरनेटिव्स भी तो होने चाहिए ना। जिस तरह हम कहते हैं कि इन डिप्लोमेसी देयर नो परमानेंट फ्रेंडशिप्स, देयर नो परमानेंट एनिमीज। अगर देखें, एक तो कश्मीर का जैसे हम एब्सोल्यूट सोल्यूशन की बात करते हैं कि कश्मीर को आज़ादी मिल जाए या फ़लस्तीन को आज़ादी मिल जाए, लेकिन जब दोनों तरफ पार्टीज इतनी स्ट्रॉन्ग है, एक 70 साल की हिस्ट्री है, और इजराइल कहता है कि वो देरपा अमन चाहता है मिसाल के तौर पे, और वो चाहता है कि यहूदी कम्युनिटी और अरब कम्युनिटी इस खित्ते में अमन व अमान से रहें, तो क्या ये अमन का सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक मुख्तलिफ नौइयत की हुकूमत आए जो कि अल्ट्रा नेशनलिज्म पे बिलीव ना करती हो नेतन्याहू की तरह? वहाँ पे भी जो दूसरी आवाज़ें हैं, जो जमहूरियत और अमन पसंद आवाज़ें हैं, उनको तक़वियत मिले, उनको फ़ौक़ियत मिले। क्या उस तरफ दुनिया जा सकती है आपके ख्याल में? जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, दुनिया का प्रेशर अपनी जगह पर, लेकिन हालात इस वक्त उस तरफ रुख नहीं अख्तियार कर रही हैं। और जब आप बात कर रही हैं कि वहाँ की मुसलमान पॉपुलेशन की, जो कि इस वक्त इजराइल के झंडे तले हैं, उनके उसमें है एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी नेशनलिटी रखते हैं, अगर आप देखें तो वो भी दूसरे हैसियत की शहरी रख रहे हैं। वो ना उस हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना उस हिसाब से उनकी मूवमेंट है, उनके क्रॉसिंग पॉइंट्स अलहदा हैं जो मुसलमान वहाँ रहते हैं इजराइल में, और जो इजराइलीज़ हैं उनके क्रॉसिंग पॉइंट अलहदा है। जो मुसलमान वहाँ रह रही हैं उनको आपने देख लिया कि किस तरह उनको अपने घरों से निकाला जा रहा है। तो अगर ये सिलसिला जो आप जिक्र कर रही हैं, अगर उस तरफ दुनिया प्रेशर डाले भी, तो इजराइल के जो मज़मूम इरादे हैं उसमें वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब्राहम अकॉर्ड जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, वो इसको फैसिलिटेट करेगा। और देखिए, जिस तरह हम कहते हैं कि दुनिया की हर जमहूरियत को जमहूरी इक़्तिदार का पाबंद होना पड़ेगा, यही बात इंडिया के लिए भी की जाती है, इजराइल के लिए भी वर्ल्ड प्रेशर होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इस वक्त ख़बरें इजराइल से मौसूल हो रही हैं वो बहुत डिप्रेसिंग हैं। सीज़ फायर के बाद भी हम देखते हैं कि जो जर्नलिस्ट, जो सहाफ़ी प्रो पैलेस्टीनियंस हैं या मुसलमान हैं या एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनको बाकायदा गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। इस वक्त 1500 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ अमल में आ चुकी हैं, और इन्हीं सहाफ़ियों के हवाले से कहा जा रहा है कि इनका इंटरनेट एक्सेस, यहाँ तक कि इनके व्हाट्सएप नंबर्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है ताकि ये बयानियाँ, ये नैरेटिव बाहर ना आ सके। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी एम्बेसडर जमील, आप एक देरपा हल की तरफ जाते हुए देख रहे हैं इजराइल और इस खित्ते को, या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट का तो इस देरपा हल सिर्फ उस सूरत में नजर आ रहा है कि इस वक्त इस खित्ते में जो पहले इससे नहीं था, आज से 1 दहाई और 2 दहाई पहले, वो ये था कि चाइना और रशिया का बहुत मरबूत किस्म का यहाँ असर इस खित्ते में,
तो उनके ब्रोकरेज की वजह से कुछ उम्मीद नजर आ रही है। वरना अगर आप देखा जाए, एक जो सिलसिला है अमेरिका में, जितना तसल्लुत है या असर है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, जो उनके ज़ायनिस्ट उनकी तहरीक है, तो उस लिहाज से देखा जाए और जिस तरीके से सपोर्ट इजराइल को हमेशा मिलती रही है, जब रॉकेट बरसाए जा रहे थे और जब बम बरसाए जा रहे थे तो 737 मिलियन डॉलर के उस वक्त अप्रूवल भी हुई थी कि इनके आप हथियार इनको आप दे। और जिस वक्त ये बम बरसाए जा रहे थे तो इजरायली मंदूब वहां जनरल असेंबली में कह रहा था कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में हमारा ये हक बनता है कि हम करें, और दुनिया के कुछ ममालिक ने उसकी आवाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर जमील, आपका कहना बिल्कुल सही है। इजराइल का नैरेटिव, उसका बयानिया हमेशा से ये रहा है कि वी आर ऑपरेटिंग इन सेल्फ डिफेंस। उससे पहले की जो कहानी होती है, जो प्रोवोकेशन की होती है, जो अपार्थाइड की है, जो जेनोसाइड वहाँ पे फ़लस्तीनी मुसलमानों का हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। लेकिन अगर इजराइल इस बात पर फ़ख्र महसूस करता है कि वो एक डेमोक्रेसी है और उस बात को डिनाई करता है कि जी मीडिया को और बाकी लोगों को हमने अपनी डीप पॉकेट से कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं किया हुआ, तो अब दुनिया को इनकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसके ऊपर पाबंद करना पड़ेगा। इजराइल का एहतसाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो तमाम उसकी जाहिरियत है उसको आप किसी भी डेफिनेशन से ये वॉर क्राइम ही बनता है, ये जेनोसाइड ही बनता है, और अक़वाम आलम को इसका नोटिस अब लेना पड़ेगा, बिकॉज द टाइड एंड द पब्लिक परसेप्शन अबाउट इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस स्पेशली इज़ चेंजिंग। इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक।